नमस्कार पेंशनर्स, मैं मनोज स्वराजी। पेंशनर बजट आ रहा है और सब में क्यूरोसिटी होगी। आपको लगातार वीडियोस मिल ही रही हैं, बहुत सारे नेताओं की वीडियो मिल रही हैं, बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो मिल रही हैं, बड़ी मीडिया की वीडियो मिल रही है, प्रिंट मीडिया की खबरें मिल रही हैं। और खबर ये कह रही है कि कोई खुशखबरी मिलेगी, बजट में पेंशन बढ़ जाएगी। और मुझे भी इस मुद्दे पे, पेंशन के मुद्दे पे तो मैं वीडियो बनाना ही चाहता हूं, लेकिन इस मुद्दे पर भी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये सच है कि पेंशन बढ़ेगी। और देखिए, जब तक कोई खबर सच नहीं हो जाती तब तक तो कुछ लोग उसे झूठ कह सकते हैं, कुछ उसे सच कह सकते हैं, लेकिन हम तो तथ्य की बात करेंगे, हम तो फैक्ट की बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच सरकार पेंशन बढ़ा रही है। और 1 फरवरी को बजट आएगा। 1 फरवरी में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 15 दिन से भी कम बचा है, क्योंकि आज मैं 15 तारीख को बैठकर आपसे जब बात कर रहा हूँ और ये महीना जनवरी का है, तो लगभग 31 जनवरी तक तो 15 दिन तो हो ही जाते हैं, तो लगभग 15 दिन है और उसके बाद आपको खबर मिल ही जाएगी कि क्या हुआ। और उस खबर को भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पूरे देश में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उन प्रोटेस्ट की क्या सच्चाई है? क्या सचमुच वो प्रोटेस्ट पेंशन बढ़ाने के लिए हो रहे हैं या किसी और कारण से वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं? इन विषय पर भी बात करेंगे। और वीडियो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को सही रास्ता मिले, आप लोगों को सच्चाई और साफ गोई से बात की जाए और आप लोगों की पेंशन बढ़े। और आज मैं एक कोशिश करूंगा, एक आप लोगों से अपील भी करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से अपील के साथ साथ एक उपाय भी करने की कोशिश करेंगे। उपाय क्या है? वो बस एक तरीका है कि जिससे कम से कम आप अपनी बात कह पाओ। तो वो उपाय बताऊंगा जिससे संभवतः पेंशन बढ़ जाए। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि उस उपाय से बढ़ी जाएगी, और इस बजट सत्र में ही पेंशनर्स के लिए कुछ फंड एलोकेट हो जाए, ऐसा उपाय मैं कहूँगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो उपाय शर्तिया कामयाब होगा, लेकिन कर तो सकते हैं। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करें। और वो बुजुर्ग लोग क्या कर सकते हैं, यही इस विषय पे बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, शुरू में ही मैं कह देता हूं कि आजकल खबरें बहुत चल रही हैं और बड़ी मीडिया होती है वो भी बता रही है, और इसके साथ साथ छोटी मीडिया भी, छोटे यूट्यूबर तो दिन ब दिन बताते ही रहते हैं, हर दिन आके चिल्लाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बता दें कि आपको पेंशन दिलाई दें। कभी तो आपकी पॉकेट में पेंशन दे देते हैं, कभी आपके एक दिन में 1 घंटे में पेंशन मिल जाती है, कभी 9 बजे की बड़ी खबर के नाम से आ जाता है कि पेंशन बढ़ गई है, खाते चेक कर लो, अकाउंट चेक कर लो। तो वो तो कर ही रहे हैं। अब ये काम बड़ी मीडिया भी आ गई है कि भाई 5,000 का, कुछ चैनल्स कह रहे हैं 5,000 तक बढ़ोतरी हो जाएगी। कुछ अपडेट्स की बात करते हैं, ईपीएफओ का स्ट्रक्चर बदल रहा है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उन खबरों में छन छन के यही लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, आसपास ऐसा ऑरा बना दिया गया है कि भाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अब तो बढ़ी जाएगी, और अब नहीं बढ़ी तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अगर अब पेंशन नहीं बढ़ी तो अब लड़ाई लड़ेंगे। तो अब क्या धतूरे के बीज छील रहे थे? अब तक कर क्या रहे थे अब तक? अरे भाई, हर बार यही डायलॉग कि मैं तुझे देख लूंगा। वो तो उनकी बातों में दम नहीं लग रहा है कि वो करेंगे। तो करेंगे क्या करेंगे बताओ? पिछली बार भी यही कह रहे थे कि अगर इतने तारीख तक नहीं बढ़ी तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर जाके सरकार से बात करने लग गए। तो उनके पास कुछ उपाय है नहीं, और धमकी भी ऐसी धमकी है जो जिससे सरकार डरने वाली नहीं है। क्यों नहीं डरने वाली है सरकार? क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग तो हमारे ही आदमी हैं, ये हमें धमकी कहाँ दे रहे हैं। तो कहते हैं ना कि सिर्फ दिखाने के हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले हैं। तो सरकार गंभीरता से लेती नहीं है धमकी को, पेंशनर्स के नेताओं की। और क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये चरण वंदना करते करते कई बार और तुरंत इस आंदोलन स्थगित कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं,
असल में जो कुछ कमाया था, जो कुछ इकट्ठा किया था पेंशनर्स के साथ मिलकर, कमाने से मतलब है लोगों का जो जनमत कमाया था, पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, लोगों की जो संख्या इकट्ठी करी थी अपने पीछे, वो सब को इन्होंने सरकार के चरणों में रख दिया। और सरकार जब चाहती है तब इन्हें बुला लेती है, जब चाहती है तब इनसे मीटिंग करके आश्वासन दे देती है और ये कागज लेके आ जाते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस बजट सत्र तक नहीं बढ़ाई पेंशन तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो अब बजट सत्र में एक और खबर चलेगी। बजट सत्र के बाद जब फेस बचाने वाली बात होती तो कहते हैं बजट सत्र में पेंशन के लिए EPS 95 पेंशनर के लिए इतना फंड एलोकेट कर दिया गया। क्या होता है कि हर बजट के टाइम पर जब भी बजट जारी होता है तो EPS 95 को फंड मिलता ही है, क्योंकि सरकार का भी कंट्रीब्यूशन है। तो सरकार एक फिक्स अमाउंट देती है, 10-11 हज़ार करोड़ के करीब होता है वो। जैसे जैसे पेंशनर की संख्या बढ़ती है सरकार भी कैलकुलेट करके अमाउंट दे देती है जिससे कि वो पूरा किया जा सके। तो अभी से मैं आपको खबर कर देता हूं कि 10,000, 11,000 करोड़ या 12,000 करोड़ अगर सरकार दे देती है बजट में, एलोकेट कर देती है EPS 95 के लिए, तो वो उसकी रेगुलर प्रोसेस है, हर साल करती है। तो कल को यही नेता कहेंगे देखिए हमारी वजह से सरकार ने 10,000 करोड़ दे दिया या 12,000 करोड़ दे दिया, 13,000 करोड़ दे दिया। पिछली बार भी इन्होंने ऐसी कोशिश की थी कि सरकार ने हमारी बात मान ली और EPS 95 के एवज में ये फंड एलोकेट किया। तो वो हर बार हो ही रहा है और ये फिर वो बजट का वो भी निकाल के लाएंगे जिसमें वो चीज़ आ जाएगी। तो मैं उसको पहले ही आगाह कर देता हूँ आपको, क्योंकि ये अपना फेस बचाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि हम सरकार ने पैसा दे दिया है। सरकार पैसा दे रही है लेकिन सरकार मिनिमम पेंशन नहीं दे रही है भाई साहब। सरकार पेंशन फंड में पैसा दे रही है 1,000 मिनिमम पेंशन देने के लिए, पूरा करने के लिए, लेकिन 1,000 मिनिमम पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो करें क्या? दूसरा ये जो खबरें चल रही हैं कि भाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप मुझे लिख के बताओ कमेंट में, क्या सचमुच वो EPS 95 के पेंशनर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट? उनकी अपनी डिमांड्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे PF से रिलेटेड हो या अन्य चीज़ों से रिलेटेड हो, उस वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ना कि EPS 95 पेंशन बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हो रहे होंगे उसमें कुछ इक्का दुक्का जाते हैं, EPFO का घिराव करते हैं, बहुत सारे नेता कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि EPS 90, लेकिन ये सब मिला जुला है। तो मिला जुला एजेंडा तो बनाया नहीं है, सिर्फ पेंशन की बात कर रहे हो। मिला जुला एजेंडा बनाओ तो 7-8 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ, लेकिन किसी नेता ने बनाया क्या मिला जुला एजेंडा? वो तो पेंशन की बात करते हैं सिर्फ कि पेंशन पेंशन पेंशन, और जो पेंशन के कंट्रीब्यूशन की बात है, ये सब बात है उनके पीछे हैं। तो जब आप मुद्दे पे रिजिड हो जाते हैं, अपने सिर्फ पेंशन की बात करेंगे, दूसरी कोई बात नहीं करेंगे, दूसरी कोई रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे उन लोगों को जो रिफॉर्म के लिए फाइट कर रहे हैं या रिफॉर्म के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको इंक्लूड कहते हो कि हमारे साथी हैं? ये तो उसी तरीके का कहानी हो गई जैसे वो मौलाना ने एक डिबेट की और जावेद अख्तर से डिबेट की, तो उसने कहा कि जितने भी आस्तिक हैं ना वो हमारी तरफ हैं। तो जावेद अख्तर ने कहा भाई जितने माफ़ करिएगा, जितने भी नास्तिक हैं वो कम है और दुनिया में आस्तिक ज़्यादा हैं, तो सारे आस्तिक हमारी तरफ हैं। तो जावेद अख्तर ने जवाब दिया भाई उन जो 10 की बात कर रहे हो, 10 आस्तिकों की बात कर रहे हो, उसमें से 9 को तो तुम ही नकार रहे हो। तो कहने का मतलब यही है कि ये जितने बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये सब आंदोलन जो है ना वो इनके आदमी नहीं है, इनकी वजह से इनको बुला लेंगे कहीं गेस्ट, लेकिन इनकी नेतागिरी में नहीं हो रहे हैं, वो स्वतः आंदोलन हो रहे हैं और अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पेंशनर्स की लड़ाई जिनको लड़नी चाहिए थी वो सरकार की गोद में बैठ जाते हैं, और सरकार भी समझ रही है कि अभी चुनाव है आने वाले टाइम में, पांच राज्यों में शायद चुनाव है, और आज 15 तारीख है, तो आज वोट पड़ रहा होगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के वोटर्स के पास ये वीडियो जाएगी, शायद 1-2 घंटे में पहुंच जाए। तो मैं उनसे कहूँगा भैया याद रखना, आज आपको क्या याद रखना है? नोटा। क्योंकि कोई पार्टी आपकी सगी नहीं है, कोई नेता भी आपका सगा नहीं है, और जब तक कोई नहीं है, कोई विकल्प नहीं आ पा रहा, तब तक आप नोटा को दबाइए और नोटा को दबाकर अपना विरोध दर्ज कराइए कि भाई हमें तुम में से किसी पर विश्वास नहीं है। लेकिन इसका मतलब लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास है, लेकिन अभी हमारे आदमी नहीं है, अभी हमारे नेता नहीं है, हमारी बात कहने वाले नहीं है।
आ जाएंगे कल को, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कल को हमारे नेता उभरेंगे, इन्हीं पेंशनर्स में से नेता निकलेंगे और वो लड़ेंगे जाके, क्योंकि अब हमें भाड़े के टट्टू नहीं चाहिए। ये जो नेता हैं ये कभी हमारी आवाज नहीं उठाएंगे। मैंने तो देख लिया, आपको लगता है उम्मीद तो दे देना, आप कांग्रेस को, बीजेपी को, शिवसेना को, जिसको चाहिए वोट दे देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी पार्टी आपका काम करेगी। अभी हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राफेल डील की बात हो रही है देश में, देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए या देश की सुरक्षा के लिए, और 3 लाख करोड़ के लगभग ऐसी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल कर रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपये से फ्रांस से राफेल खरीदे जाएंगे 114 के करीब। बहुत बड़ा अमाउंट है 3 लाख करोड़, और देश की रक्षा के लिए होना भी चाहिए, खर्चा करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भी तो हवाई जहाज बन सकते थे, वो पैसा बच सकता था, वो पेंशनर को मिल सकता था। क्या हुआ तेजस प्रोग्राम का? जब बाहर से ही खरीदना था तो ये करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया ये जो विमान बनाने में लगा दिया गया, इसका हिसाब कौन मांगेगा? ये मितव्ययता नहीं है क्या? और ना सोर्स कोड मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जब प्लेन खरीदेंगे तो कल तक तो हमारा सारा पैसा तो ये विदेशी कंपनियां ले जाएंगी, जो हमारे बुजुर्गों को मिल जाता, इधर उधर मिल जाता। ये और ये पैसा जरूरी भी है खर्च करना, क्योंकि अगर ये खर्च नहीं करेंगे तो देश की सुरक्षा कैसे होगी? लेकिन ये बच सकता था अगर हमारी संस्थाएं, HAL है जो, वो अगर समय पे प्लेन बना लेती, या समय पे कुछ लोग कहेंगे कि इंजन नहीं मिला, अमेरिका से इंजन लिया था, तो भैया जगह रखते ना 3-4 जगह से इंजन, पता है कि अमेरिका रोक देता है बीच में सामान देने से, तो डिपेंडेंट क्यों हुआ आपका प्रोजेक्ट, तेजस का प्रोजेक्ट, उस पर डिपेंडेंट क्यों हुआ? ये विषय से अलग हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार पैसा खर्च कर रही है, 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का प्लान बना रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन पेंशनर्स के लिए उसका ध्यान ही नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि सरकार ने इतने खर्चे पाल रखे हैं कि वो नहीं करेगी तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और देश की सुरक्षा की जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिन कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो बना ही नहीं पाते। यहाँ पे हवाई जहाज नहीं बना पा रहे हैं 70 सालों में, 75 सालों में। कहते हैं हमने रॉकेट बना लिया और चांद तक, मंगल तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन एक फाइटर प्लेन नहीं बना पा रहे हैं। और पैसा बराबर, ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा नहीं दे रही, पैसा बराबर जा रहे हैं। तो ऐसे पैसे की जो मितव्ययता है, इसे रोकना पड़ेगा ना। सरकार को यह भी देखना होगा कहाँ वेस्टेज हो रही है हमारे पैसे की। सुरक्षा के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो कहाँ वेस्ट जा रहा है, कौन लोग बैठे हैं, उनको उठा के जेल में डालो, अगर कहीं उनको चेक करो। क्योंकि इस तरीके से तो फिर कभी पेंशनर्स का नंबर आएगा ही नहीं, कभी कोई खर्चा आ जाएगा, कभी कोई खर्चा आ जाएगा। पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, शायद पेंशनर्स का काम ही ना बने। इस बजट में शायद रक्षा खर्च बढ़ा दिया जाए, और बढ़ाना जरूरी भी है, लेकिन पेंशनर का नंबर कब आएगा भाई? पेंशनर्स तो कहते हैं क्या भूख से ही मर जाएंगे पेंशनर? ये मैं कहता हूं बहुत कम उम्मीद है इस बार बजट में पेंशनर्स आपके लिए, साफ साफ कह रहा हूं, बहुत कम उम्मीद है। कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है बहुत कम उम्मीद है। और ये सब नेतागिरी करने के बाद में कहेंगे हम सरकार के खिलाफ करेंगे, या उम्मीद बनाते रहेंगे, बजट देखते रहेंगे आप। बजट में जो आएगा मैं बता दूं अभी से, बजट में रक्षा खर्च बढ़ेगा, बजट में डिफेंस की बात होगी, क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे हैं। दुनिया में देखिए, ईरान में भी लड़ाई हो सकती है, सब जगह लड़ाई हो सकती है। और ये भी जरूरी है कि भाई जिंदा रहोगे आप, भूख से मरता है आदमी तो 10-15 दिन तो बिगर खाने के रह सकता है, लेकिन अगर देश की सुरक्षा ही खतरे में आ गई, सीधा मिसाइलें ही पड़ गई ऊपर, तो फिर क्या भूख और क्या प्यास, 1 मिनट नहीं लगेगा। हाँ, रक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन रक्षा के मद में जो खर्चा अंधाधुंध किया जा रहा है, उस खर्चे का हिसाब भी तो मांगेगा कोई, कि भाई कहाँ गया तुम्हारा तेजस का प्रोग्राम? अब तक तुम तेजस को नहीं, तेजस के जो थे स्क्वाडन वो नहीं लगा पाए पूरे। अच्छा, एक और बात कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया उड़ा रही हैं खबरें, और ये नेता उड़ा रहे हैं खबर, इनमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? दिल पर हाथ रख के बताना कि क्या पेंशन आपको लगता है बजट में बढ़ जाएगी? बजट में फिर से वही एलोकेशन हो जाएगा जो पुराना था, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा देगी सरकार क्योंकि पेंशनर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन बजट में मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही है। और मैं ये चाहता हूँ, आज बैठा हूँ, आज 15 तारीख है, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी ईश्वर आप मानते हैं उससे प्रार्थना करिए कि भैया मैं झूठा हो जाऊं और आपकी पेंशन
बढ़ जाए, मैं यही चाहता हूँ। वो सब सच्चे हो जाएं जो बोल रहे हैं और मैं झूठा हो जाऊं। मेरी दिल से ये तमन्ना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार तो मैं झूठा हूं, हर बार मैं ही सच्चा हो जाता हूं और ये सब झूठे हो जाते हैं। एक बार तो मुझे भी झूठा होना पड़ेगा ना, तभी तो आपकी राह खुलेगी। और इस बार मैं दिल से चाहता हूं कि मैं जो ये बोल रहा हूं ये वीडियो झूठी निकले और आपको आपकी पेंशन बजट में बढ़कर मिले। ये मेरी दिली तमन्ना है। लेकिन मेरा दिल तो यही कहता है कि मैं झूठा साबित हो जाऊं, लेकिन मेरा दिमाग कहता है नहीं बढ़ेगी। तो अब करेंगे क्या? करेंगे क्या बताओ? क्या कर सकते हैं? उपाय क्या है? संघर्ष का ही रास्ता है, और क्या उपाय है? तो एक डायलॉग था किसी फिल्म में, मैं फिल्म भूल गया, पहले बात, फिर मुलाकात, फिर जरूरत पड़े तो लात, और साम दाम दंड भेद भी कहा जाता है। तो लेकिन इसमें क्या है, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर समझा रहे हो तो समझाने में भी ईमानदारी होनी चाहिए, चमचागिरी नहीं होनी चाहिए। अगर दाम दे रहे हो यानी उसको लालच दे रहे हो तो लालच में भी ईमानदारी होनी चाहिए, या नहीं कि उसको नाटक दो कि मैं तुझे ये दे दूंगा वो दे दूंगा और लालच दे ही नहीं रहे हो। जो भी काम करो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ना तो अब हम लोग समझा सकते हैं सरकार को, ना कोई लालच दे सकते, क्योंकि वोट का लालच होता है तो आप लालच भी नहीं दे रहे हो, ना दंड देने का है ना भेद का है, आपके पास है क्या? तो दंड का रास्ता मुझे लगता है वो ये है कि भाई सरकारों के खिलाफ वोट करो और सरकारों से डिटेच होकर वोट करो, तो दंड तो सबको ही देना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके बाद भी एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आपको और मुझको सबको करनी चाहिए। कहते हैं जब इंसान कभी, जैसे बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, अक्सर जब इंसान किसी लायक नहीं रहता, डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। किसी हॉस्पिटल में जाता है, किसी की गोली लग गई, कुछ लग गई, हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर के हाथ से भी बात निकल जाती है, तो वो कहता है प्रार्थना करो, ईश्वर के यहाँ प्रार्थना करो। बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि भाई लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं अब ये बच जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? पेंशन बढ़ जाए इसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। इस हालात में पहुंचा दिया है नेताओं ने और सरकार ने कि अब तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई भगवान ही कुछ कर दे, क्योंकि अब कर्म तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, और जो कर्म करने वाले थे वो धोखा देके चले गए। और बहुत सारे पेंशनर्स को कर्महीन बना दिया उन्होंने, क्योंकि वो मसीहा बन गए, तुम घर बैठे रहो हम करेंगे। तो या तो कर्मशील निकलें जो आके संघर्ष करें, ऐसे लोग निकलें, और वो लोग निकलेंगे, युवा होंगे, वो जैन जी होगा, वो निकलेगा, वो आपकी आवाज उठाएगा। तो आप अपना मुद्दा समझाने में ही असफल रह गए मुझे लगता है। लेकिन हम वोट की ताकत समझते हैं। ये नहीं कि इतना नेगेटिव बोलने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि क्या बढ़ेगी नहीं पेंशन, बढ़ेगी। हम वोट की ताकत समझते हैं, और मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि अपने वोट की ताकत समझो, जाके वोट करो, सरकारों को डराओ। जिस दिन आपने 5 या 7% नोटा पे वोट कर दिया, अभी 1.5% पे आए हो आप, 5-7% नोटा पे वोट कर दिया आपने, और कर सकते हो, इतने हो आप, कर ही नहीं रहे हो आप मेरे आइडिया पे काम कर ही नहीं रहे हो। और जो नेता बोल रहे थे कि हम इलेक्शन में करेंगे, समझाएंगे समझाएंगे, वो कुछ नहीं कर रहे। वो अपील करें, सब लोग एकजुट मिलकर होकर नोटा की अपील करें, और 7% 10% नोटा पर वोट पड़ जाए, 10% तो बहुत बड़ी बात है, तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, पूरी सरकारें हिल जाएंगी। इतना बड़ा जब आंकड़ा आएगा, तो इतना बड़ा डायनेमिक्स आएगा, तो लोगों को समझ में आएगा इतने सारे लोग क्यों नहीं वोट कर रहे हैं। सीधा सीधा लोकतंत्र पर प्रहार हो जाएगा, सीधा सीधा सिस्टम पर प्रहार हो जाएगा, सीधा सीधा व्यवस्था पर प्रहार हो जाएगा कि चुनाव में गए तो वोट डालने तो गए, लेकिन तुम्हारी इस सारी व्यवस्था को नहीं मान रहे, तुम्हारे मुद्दों को नहीं मान रहे। जो एजेंडा सेट कर रखा है सरकार ने और विपक्ष ने भी अपना एजेंडा सेट कर रखा है, विचारधारा का सरकार ने भी सेट कर रखा है। इसका मतलब ये जो कुछ भी बना रखा है इन्होंने, पूरा जो आइडियोलॉजी बना रखी है या पूरी जो मुद्दे बना रखे हैं, सारे मुद्दे इनरेलेवेंस हैं लोगों के लिए। ये आपको तय करना है। अगर 10% आपने वोट कर दिया लगभग नोटा पर, तो इसका अर्थ ये है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, इसका अर्थ ये है कि भाई इन सब मुद्दों से मतलब ही नहीं जो सरकार बात कर रही है, मीडिया बात कर रही है, असली मुद्दा ये है। और आप करोड़ों में हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? आप दिखाओ ना अपनी ताकत, दो ना नोटा को वोट। और हाँ, अंत में, क्योंकि मैं अपनी बात कहता हूं बड़े, या तो नोटा को वोट दो या फिर हम अपने कैंडिडेट खड़े करें। कभी हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो बनाएंगे अपने कैंडिडेट और देंगे, आप लोगों में से खड़े करेंगे। बापू का सपना है, लेकिन उससे पहले मंथन भी तो करना जरूरी है। कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग मेरे विचार से सहमत हैं,
क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो लोग सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब कोशिश करता हूं तो मुश्किल से 500-700 लोग ही खड़े हो पाते हैं। जिस दिन ये संख्या हजारों में पहुंच गई, ज़्यादा देखने वाले तो लाखों में हैं, मेरे को सुनने वाले लाखों में हैं, लेकिन मेरे साथ खड़े होने वाले जिस दिन हजारों में पहुंच गए, उस दिन मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रास्ता निकालूंगा, ये मेरा वादा है। अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आज आपको कमेंट में एक चीज़ लिखनी है, कम से कम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि मोदी ही इस समय करता धरता है सारा, तो मोदी को प्रार्थना करो। और मैं ये चाहता हूं कि कम से कम 1000 लोग, कम से कम 1000 लोग तो ये लिखें, मोदी जी पेंशन बढ़ाओ या घर जाओ। ये लिखने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। आप लिखो, आज लिखोगे ना, कल कहते हैं ना, कल वही बात जाएगी। तो कितने लिख रहे हैं कि मोदी जी को इतने स्ट्रांगली बोल सकते हैं कमेंट में, मैं ये देखना चाहता हूं। अगर 150 लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी पेंशन बनाओ या घर जाओ, पेंशन बढ़ाओ या घर जाओ, अगर ये 150 लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी पे। 1000 से ज़्यादा लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात चल सकती है। और 1 लाख से ज़्यादा अगर लिख दिया आपने, 1 लाख कमेंट अगर ऐसे हो जाते हैं कि मोदी जी पेंशन बढ़ाओ या घर जाओ, इस बजट के दौरान ही कह रहा हूँ मैं, अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं तो देखो कैसे नहीं डिबेट छिड़ जाएगी। 1 लाख कमेंट होने का मतलब समझते हो? पहले पत्र भिजवाए थे, पूरा पीएमओ हिल गया था, पीएमओ की लाइनें बंद कर दी थी, लेकिन वो तो अंडरलाइन था, ओपन फोरम में नहीं था, पता ही नहीं, पीएमओ ने बताया नहीं कितने पत्र गए। आप लोगों ने पत्र भेजे ना, पीएमओ ने बताया नहीं, लेकिन यहाँ तो दिखेगा ना कमेंट में। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप कितने कमेंट करते हो, कितने लोग ये कहते हैं कि मोदी जी पेंशन बढ़ाओ या घर जाओ, कितने में हिम्मत है और कितने इस विचार से सहमत हैं। जितनी ज्यादा ये लोकतंत्र है जनाब, यहाँ सरों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता बंदों को। तो यहाँ तो भीड़ तंत्र है, ये तो जितनी भीड़ दिखाओगे उतना बेहतर। और तुम नहीं आ सकते हो प्रोटेस्ट करने, कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, रेल रोक सकते हो, कोई बात नहीं, तुम नहीं सड़क पर खड़े होकर आंदोलन कर सकते हो, कोई बात नहीं, लिख तो सकते हो। अगर तुम वीडियो देख सकते हो 30 मिनट का, 25 मिनट का, 20 मिनट का, तो ये लिख सकते हो मोदी जी पेंशन बढ़ाओ या घर जाओ, तो लिखो आज। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 लाख लिख दिया तो हंगामा हो जाएगा, लेकिन मैं आज लिख के दे रहा हूं कि 1 लाख नहीं लिखोगे तुम, 1 लाख तक नहीं पहुंचोगे। पहुंच गए तो तुम्हारी जीत है। अगर 1 लाख कमेंट पहुंच गए तो आज मैं लिख के दे रहा हूं कि मोदी सरकार कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी। अगर 1 लाख पहुंच गए तो ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि 1 लाख कमेंट बहुत बड़ी बात होती है। 1 लाख कमेंट होना बहुत बड़ी बात होती है, आज तक नहीं हुआ इतना, या बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, कैसे भी तो दिखे तो सही तुम्हारा मुद्दा। चलो यही ट्राई करके देख लेते हैं, 1 लाख का टारगेट रख के देखते हैं भाई कितने लोग मेरे साथ हैं। तो 1 लाख लोगों से मैं अपील कर रहा हूं। 1000, अगर 1000 से पार कर दोगे तब भी मुझे संतुष्टि होगी, कम से कम 1000 तो हैं। और 100-200 ही रह गए तो फिर मैं कहूँगा कि ये लड़ने वाले ही नहीं है। 1000 से ऊपर चले गए तो मुझे कुछ संतुष्टि होगी, 1000 मैंने जगा ली। और 1 लाख पार हो गए तो मैं भी चैलेंज से कह रहा हूँ कि मोदी क्या इस पूरी सोशल मीडिया में हाहाकार मच जाएगा और ये ट्रेंडिंग करने लगेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए।